साथ साथ ही अपनी एक्सट्रीमिस्ट और फैशिस्ट पॉलिसीज के जरिए अपने सारे बॉर्डर जो हैं उधर डिस्प्यूट खड़े कर दिए। वो कश्मीर का स्टेटस हो, वो सिटीजनशिप लॉ हो, वो लद्दाख हो, तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं आपका इंटरनेशनल परसेप्शन बिल्ड करने में। बिल्कुल ठीक। और इंटरनेशनली उनका एक परसेप्शन, एक एक्सट्रीमिस्ट का, एक यूसर्पर का, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करने वाले इंसान का, वो परसेप्शन उनका बिल्ड हुआ। बिल्कुल ठीक। और ये देखिए, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, इन सब ने वक्तन फवक्तन उनके तमाम इक़दामात को कंडेम किया और जो अट्रॉसिटीज और मजालिम जो कश्मीर में हो रहे थे, बाकी एरियाज में हो रहे थे जी, उनको हाईलाइट करने में अपना किरदार अदा किया जी। तो सबसे पहली बात, मैंने ये प्रेमिस इसलिए बिल्ड किया और ये डिबेट मैंने इसलिए इस तरह ओपन की कि मोदी का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका था। बिल्कुल ठीक। जितने महज़ब माशरे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो जिनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे से बेहतर हैं, जिनकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से स्टैंडर्ड्स हैं, वो दुनिया में माने और जाने जाते हैं जी। तो हमारे लिए तो ये बड़ा आसान था कि हम हर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपने एलची भेजते, स्पेशल एमिसरीज भेजते, एम्बेसडर्स को भेजते जी, और इसके लिए लॉबिंग करते। ये पहले भी, जब आपको याद होगा, जब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर ये मामला गया कश्मीर वाला जी, तो वहां ये डिफीट हुआ था। हमारे पास वहां भी मौका था कि हम लॉबिंग करते, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं जी। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तब भी लॉबिंग करने में नाकाम रही। सो मच सो कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जी। जो अरब कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनको भी हम कायल करने में नाकाम रहे। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता ये हूं कि इस सारे प्रेमिस के ऊपर हमारे लिए आधा काम तो इंटरनेशनली जो मोदी का एक नेगेटिव इमेज है वो बिल्ड होने से हो गया था, ग्राउंड उसका ले हो गया था। हमने सिर्फ उस फाउंडेशन पे अपनी इमारत खड़ी करनी थी। तो ये हुकूमत ने उस पर फोकस नहीं किया। आप कश्मीर के मामले को देखें, वो जो आधा घंटा जुम्मे वाले दिन खड़े रहने की पॉलिसी थी जी, वो एक बिल्कुल मजे का खेस पॉलिसी थी। वो भी एक जुमे के बाद खत्म हो गई। जी, खत्म हो गई। यानी आप सफारती एंड पे आपकी सीरियस एफर्ट है नहीं और लोकली भी आप एक इस तरह की पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिस पे आपने खुद अमल दरामद नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि ये डिप्लोमेटिक हमारा फेलियर इसलिए है कि इसमें लॉबिंग करना, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना, मुख्तलिफ ममालिक में अपने असर रसूख को इस्तेमाल करना, ये गवर्नमेंट ऑफ द डे की जिम्मेदारी थी और ये जिम्मेदारी उनको ऐसे तरीके से निभानी चाहिए थी। एंड देखिए, चाइना में लद्दाख के मामले पे जो हुआ उससे हमें भी बड़ी तकवीयत मिली है। पाक चीन दोस्ती आपको पता है कि वो लाजवाल है और उसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे। मगर हमें डिप्लोमेटिक एंड पे मजीद एफर्ट्स करने होंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब को फॉरेन मिनिस्टर बन के दिखाना होगा और लोकल पॉलिटिक्स और पेटी पॉलिटिक्स और इंटरनल जो पार्टी के डिफरेंसेस हैं उनसे राइज अबाउट करके एक ट्रू फॉरेन मिनिस्टर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो निभानी पड़ेंगी। एंड ही विल हैव टू अपील टू बी अ फॉरेन मिनिस्टर। इस तरह मामला जिस तरह वो चला रहे हैं इस तरीके से तो नहीं चलेंगे। अच्छा, अतार रेड से मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं बतौर पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं कि इन हालात में जब लगभग एक साल मुकम्मल होने वाले जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू का नफाज हुए, फिर अब ये कोरोना के अंदर भी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, कोरोना को वैसे तो पूरे भारत में एज ए रिलीजन ट्रीट किया जा रहा है लेकिन स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, फिर अभी भारत जो है वो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, गैर कश्मीरियों की आबादकारी का सिलसिला परसों से वहां पर शुरू हो गया है, वहां पर डोमिसाइल्स उन्होंने इशू करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा हो सकता है, या क्या तवक्कुआत हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की पाकिस्तान से? एक पॉइंट में जो पिछला सवाल था उसके जवाब में मैं मेंशन करना भूल गया, वो मैं जरा रीइटरेट कर दूं, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। जी प्लीज। एक तो मैं सिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं पाकिस्तान एयरफोर्स को, हमारी अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने ये फाशिस्ट मोदी का जो है वो उसको अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया। अभिनंदन वाला जो मामला था वो देखिए आज भी हमारे लिए एक विक्ट्री है बहुत बड़ी, हमारा सर फखर से बुलंद है और उसको पता लग गया कि ये पाकिस्तान के साथ में इस तरह की हरकत नहीं कर सकता जो बाकी अपने बॉर्डर पे वो कर रहा है। देखिए हर जगह मात हुई, तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारी आर्म फोर्सेस का बड़ा रोल है और ये हमारे लिए
एक बहुत हाई एक समझ ले कि पॉइंट है हमारी हिस्ट्री में, जी। जहां हमने उनका जहाज भी गिराया और उनका एक पायलट जो है वो जिस तरीके से रुसवा होकर यहां से गया, मैं समझता हूं कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल कमिंग टू योर पॉइंट, देखिए कश्मीर के हवाले से जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिस तरीके से सिटीजन को एलियनेट किया जा रहा है, अभी परसों ही एक वीडियो आई थी जिसके अंदर आपने देखा कि वो कुछ लोगों को टारगेट करके मारा गया और उनकी बॉडी को बाहर रखा गया, और घर में से जहां से वो वीडियो बनी है खवातीन की रोने की आवाज आ रही है। जी। तो ये जब तक इस इशू को मीडिया पे अलाइव रखा जाएगा, और ये मौका है उन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को, उन फोटोग्राफर्स को खराज तहसीन पेश करने का जिन्होंने इस इशू को अलाइव रखा, जिनकी वजह से आज हम कश्मीर के अंदर फिर भी देख सकते हैं कि किस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं। साहब उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात है ना। अब हमने देखा वहां पे फोटो जर्नलिस्ट है मसरत ज़ाहरा, उनके ऊपर एफआईआर काट दी गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे प्रोग्राम के अंदर ऊपर एफआईआर श्रीनगर में काट दी गई, और जो कश्मीर से मेरी मेहमान थी उनको एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया गया। तो जर्नलिस्ट्स के लिए भी काफी मुश्किलात हैं जो इस इशू को जिंदा रखे हुए हैं। जी एग्जैक्टली, मैं समझता हूँ कि ये जर्नलिस्ट भी जो है जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये तारीख में याद रखा जाएगा। और जिस तरीके से लोगों तक ये आवाज पहुंच रही है, क्योंकि ये वाहिद तरीका है इस वक्त लोगों तक कश्मीरियों की आवाज पहुंचाने का। अगर ये देखिए एक अल्लाह ताला का निजाम है कि कश्मीर में जो हालात पैदा मोदी ने किए, उसके बाद हमने देखा कि पूरा भारत कश्मीर बन गया। जो राइट्स हुए, जिस तरीके से लोग सड़कों पर निकले, जिस तरीके से मजालिम वहां ढाए गए, तो वो सिटीजनशिप लॉ के ऊपर पूरे भारत में कश्मीर जैसे मनाजर थे। और इस तरह की फाशिस्ट रेजीम जो होती हैं वो कामयाब नहीं हुआ करती। और लोगों पर जब आप अपनी राय मुसल्लत करने की कोशिश करें, लोगों को कैद करके तो आप अपनी मर्जी के वहां पे सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो ये मामला थोड़ी देर तो चल जाता है, बट ये इसका परमानेंट हल नहीं है। और देखिए इंडिया में भी इलेक्शन होने हैं, एक नई गवर्नमेंट में आना है, और जिस तरीके से आपने देखा कि इवन राहुल गांधी को रोका गया एयरपोर्ट के ऊपर, जिन्हें कश्मीर जाने नहीं दिया गया, जर्नलिस्ट को एक्सेस नहीं मिली, तो ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा हैं, ये कवर हुई हैं। हमें कश्मीर पे आवाज अभी भी हर फोरम पे उठानी चाहिए, यानी ये आवाज दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह टाइम गुजरता है चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है, और उस चीज को उस तरीके से नहीं उठाया जाता जब वो शुरू हुई थी, जब उस वक्त उठाया गया था। टेम्पो नहीं मैं समझता हूं। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल तातर से मुझे ये भी बताइएगा कि अभी हमने देखा कि सैयद फखर इमाम साहब जिस वक्त चेयरमैन कश्मीर कमेटी थे, कहीं ना कहीं कश्मीर कमेटी काम कर रही थी, गो कि अगस्त के बाद से जब तक वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे बहुत कम सेशंस बुलाए गए और उस तरीके से एक्टिवली काम नहीं किया, लेकिन बहरहाल कश्मीर कमेटी काम कर रही थी। अभी शहरियार अफरीदी साहब जब से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने हैं, लोगों की तवक्कुआत ये थी कि वो अच्छे से कश्मीर केस को प्रेजेंट करेंगे, वो बोलेंगे, लेकिन जब से वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने वो तो गायब हो गए हैं। तो एक तो उनको बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समझती है कि ये ठीक फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और दूसरा ये कि वो तो हमें किसी जगह पर कश्मीर के हवाले से बात करते नजर नहीं आ रहे। देखिए जो लोकल पॉलिटिक्स है, मैंने जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए याद किया और बड़ी मुद्दमाना गुजारिश की कि उनको फॉरेन मिनिस्टर बनना पड़ेगा और इन इशूज पर तवज्जो देनी होगी, इसी तरह कश्मीर कमेटी आपकी जो हाउस कमेटीज हैं, जो पार्लियामेंट की कमेटीज हैं, उसमें बहुत अहम तरीन कमेटी है और वो तकरीबन मिनिस्ट्रियल कमेटी है और उसको बहुत सारे इख्तियारात हासिल हैं, और उस फोरम से आवाज ना जाए, उस फोरम से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच ना किया जाए, उस फोरम से डिप्लोमेटिक आपके ये डेलीगेशन ना भेजे जाएं, उस फोरम से कोई, अभी देखिए हमारे दौर में मुझे याद है यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम, एक फोरम है पार्लियामेंट का YPS, उसमें हमारे जो यंग MLAs थे उन्होंने कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, उसमें पूरी दुनिया से कश्मीरी भी आए, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रेप्स भी आए, उसमें बाकी ममालिक के भी लोग आए। तो देखिए अगर हम कश्मीर कमेटी के तहत एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस बुला लेते, कश्मीर कॉन्फ्रेंस में आप तमाम एम्बेसडर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको ब्रीफिंग दी जाती, उसके अलावा आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को बुला लेते, और कोरोना के हालात में भी जो लोग अवेलेबल थे, वीडियो लिंक की फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते, तो कश्मीर कमेटी को इस कॉज को उजागर करने के लिए कम अज कम एक इस तरह का सेमिनार जरूर करना चाहिए था, इस तरह की जरूर करनी चाहिए थी,
और जो मैं YTS के फोरम से आपको अर्ज कर रहा हूं कि हमने कश्मीर कॉन्फ्रेंस कॉल की, जी। उसको फाइनल डे पे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने चेयर किया। अच्छा। तो उससे इंपॉर्टेंस अटैच हुई कि हालांकि यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम है, उसने इनेकाद किया है, मगर सरदार रियाज सादिक बतौर स्पीकर और मियां नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर उसमें शरीक हुए। बिल्कुल ठीक। तो जय हिंद दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।